आप सुन रहे हैं थिंक अगेन द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। लेखक एडम ग्रांट। हिंदी ऑडियो बुक समरी। एक बार की बात है 1949 की गर्मियों में मोंटाना के आसमान से 15 जवान उतरे। वे स्काईडाइवर नहीं थे, बल्कि स्मोक जंपर थे, जंगल की आग बुझाने वाले विशेषज्ञ। बिजली गिरने से लगी आग पर काबू पाने के लिए उन्हें पैराशूट से उतारा गया था। उनका नेता था वैगनर डॉज। आग बेहद तेजी से बढ़ रही थी, लपटें 30 फीट ऊंची थीं। डॉज ने तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि भागना भी मुश्किल लग रहा था। तभी डॉज ने कुछ अजीब किया। उसने दौड़ना बंद कर दिया, माचिस निकाली और अपने सामने की घास में आग लगा दी। उसके साथी हैरान रह गए। वे सोचने लगे, क्या वो पागल हो गया है? आग हमारा पीछा कर रही है और ये हमारे आगे आग लगा रहा है। डॉज ने चिल्लाकर सबको अपनी तरफ बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि वो उन्हें जलाकर मार डालेगा। डॉज ने खुद को उस जली हुई जमीन पर गिराया, अपने मुंह पर गीला रुमाल रखा। बाकी 12 स्मोक जंपर भागते रहे, लेकिन आग ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। वे सब मारे गए, सिर्फ 3 बचे। डॉज बच गया क्योंकि उसने सोचा था कि दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी अपने ही औजारों को छोड़ना पड़ता है। उसने पुनर्विचार किया था। एडम ग्रांट की यह पुस्तक इसी क्षमता के बारे में है, पुनर्विचार करने की क्षमता। हम सब अक्सर अपनी सोच के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो जानते हैं वही सही है। हम अपनी पुरानी आदतों, औजारों और विश्वासों से चिपके रहते हैं। पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं और बदलती दुनिया में खुद को ढाल सकते हैं। कहानी की शुरुआत खुद एडम ग्रांट के एक निजी अनुभव से होती है। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने हार्वर्ड में अपने पहले साल में एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क बनाया था। उन्होंने और उनके दोस्तों ने कॉलेज आने से पहले ही फ्रेशमैन क्लास के एक बड़े हिस्से को एक ई ग्रुप से जोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वे कैंपस पहुंचे, उन्हें लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने वो नेटवर्क बंद कर दिया। 5 साल बाद मार्क जुकरबर्ग ने उसी कैंपस में फेसबुक शुरू किया। एडम को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया था, वो अपनी पुरानी सोच में फंसे रहे। यही कहानी है ब्लैकबेरी के सीईओ माइक लाजारिडिस की भी। जिस आदमी ने स्मार्टफोन क्रांति शुरू की, वो बाद में आईफोन के सामने टिक नहीं पाया। उसे लगता था कि लोगों को कीबोर्ड चाहिए, टच स्क्रीन नहीं। उसने सोचा कि इंटरनेट ब्राउज़र बैटरी खत्म कर देगा। उसने अपनी सफलता के सूत्र को नहीं बदला और उसकी कंपनी ने बाजार खो दिया। एडम ग्रांट हमें 4 तरह की मानसिकताओं के बारे में बताते हैं जो हमारे दिमाग में रहती हैं: प्रचारक प्रीचर, अभियोजक प्रोसिक्यूटर, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन और वैज्ञानिक साइंटिस्ट। प्रचारक वह है जो अपने विश्वासों का प्रचार करता है और किसी की नहीं सुनता। अभियोजक दूसरों की गलतियां निकालता है और उन्हें साबित करने में लगा रहता है। राजनीतिज्ञ वह है जो सिर्फ लोगों को खुश करना चाहता है, सच्चाई से मतलब नहीं। लेकिन सबसे अच्छी मानसिकता है वैज्ञानिक की। वैज्ञानिक हमेशा अपनी धारणाओं पर सवाल उठाता है, नए डेटा के आधार पर अपनी राय बदलने को तैयार रहता है। वह प्रचार नहीं करता, बल्कि खोज करता है। पुस्तक में एक प्रयोग का जिक्र है जहां इटली के स्टार्टअप संस्थापकों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को वैज्ञानिक सोच सिखाई गई कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी सिर्फ एक थ्योरी है जिसे टेस्ट करना है। दूसरे समूह को आम तरीके से पढ़ाया गया। 1 साल बाद वैज्ञानिक सोच वाले स्टार्टअप ने दूसरे समूह से 40 गुना ज्यादा कमाई की, क्योंकि वे अपने आइडिया को बदलने से नहीं डरते थे। वे अक्सर पिवोट करते थे, यानी अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाते थे। यही वैज्ञानिक मानसिकता है। अब आता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का सवाल। एक तरफ है आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम, जैसे वो फुटबॉल फैन जो सोचता है कि वह कोच से ज्यादा जानता है। दूसरी तरफ है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहां लोग अपनी सफलता के बावजूद खुद को धोखेबाज समझते हैं। सही संतुलन है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी, यानी विनम्र आत्मविश्वास। यह है कि आपको अपनी क्षमता पर भरोसा हो, लेकिन यह भी पता हो कि हो सकता है आपके पास सही जवाब न हो। आइसलैंड की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हला तोमास दोत्तर की कहानी यहाँ बहुत प्रासंगिक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह राष्ट्रपति बनना चाहेंगी, तो उन्हें लगा कि वह इस लायक नहीं है। वह एक निवेश फर्म चला रही थीं, राजनीति में कभी नहीं थी। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि उनमें नेतृत्व क्षमता है। उन्होंने अपने संदेह को हथियार बनाया। उन्होंने सोचा, मुझे नहीं पता कि प्रचार कैसे करना है, तो मैं ईमानदार रहूंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे सवाल जवाब किए, नकारात्मक प्रचार से बची। वे चुनाव में दूसरे स्थान पर रहीं और उन्होंने अनुभवी राजनेता डेविड ऑटसन को हराया। इम्पोस्टर सिंड्रोम ने उन्हें बेहतर सीखने और बदलने के लिए प्रेरित किया। पुस्तक का एक और मजेदार हिस्सा है गलत होने का आनंद, द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। आमतौर पे हम गलत होने से डरते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कन्नमैन जब अपनी कोई भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो वह खुश होते हैं। वह कहते हैं, गलत होने का मतलब है कि मैंने कुछ नया सीखा है। वैज्ञानिक अपनी पहचान अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों जैसे सच्चाई की खोज से जोड़ते हैं। इसलिए उन्हें विचार बदलने में कोई हिचक नहीं होती। दुनिया के सबसे अच्छे भविष्यवक्ताओं, सुपर फोरकास्टर्स का रहस्य भी यही है। वे अपनी भविष्यवाणियों को बार बार अपडेट करते हैं।
जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ शुरू की तो जीन पियरे ब्यूगॉम्स ने उन्हें जीतने वाला बताया, जबकि दुनिया के तमाम विशेषज्ञ उन्हें मजाक समझ रहे थे। जीन पियरे ने अपनी पुरानी राय छोड़ी, नए आंकड़े देखे और अपनी भविष्यवाणी बदली। उनका सूत्र था, अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करो। किताब का अगला बड़ा विषय है दूसरों को कैसे समझाएं। हम अक्सर बहस करते हैं तो उसे युद्ध समझते हैं, लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं बहस एक डांस की तरह है। आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना होता है। वो बताते हैं कि कैसे एक 8 साल की बच्ची जो असल में कंप्यूटर प्रोग्राम थी और एक विश्व चैंपियन डिबेटर के बीच बहस हुई। कंप्यूटर के पास ढेर सारे डेटा थे, लेकिन वो बहस हार गया क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी किसी भी बात से सहमति नहीं जताई। हरीश नटराजन जो इंसान था, उसने पहले कहा, हम दोनों मानते हैं कि गरीबी भी है। इस आम सहमति ने उसे मजबूत बना दिया। एक अच्छा वार्ताकार कभी भी बहुत सारे तर्क नहीं देता, वह सिर्फ अपने एक दो सबसे मजबूत तर्कों पर फोकस करता है। वह पूछता है, आपको क्या लगता है, यानी वह सवाल पूछता है, जवाब नहीं थोपता। जब हम किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली हथियार है सुनना। लेखक ने एक बायोटेक कंपनी के सीईओ के साथ काम किया जो लगातार अपनी विजन शेयर नहीं कर रहा था। एडम ने उसे उपदेश नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा, आप किन नेताओं की प्रशंसा करते हैं? सीईओ ने अब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स के नाम लिए। फिर एडम ने पूछा, अगर स्टीव जॉब्स आपकी जगह होते तो क्या करते? सीईओ ने खुद ही जवाब दे दिया, यह है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, लोगों को खुद ही अपने बदलाव के कारण ढूंढने में मदद करना। यही तरीका अपनाकर डॉक्टर अर्नॉल्ड गैगनेर ने क्यूबेक में एक माँ को अपने बच्चे का टीका लगवाने के लिए राजी किया। उन्होंने उस महिला पर दबाव नहीं डाला, न ही उसे डांटा। उन्होंने उसकी चिंताओं को सुना, उसके डर को समझा और फिर धीरे धीरे उसे सही जानकारी दी। सुनना सबसे बड़ी शक्ति है। पुस्तक का एक दिलचस्प उदाहरण है डैरिल डेविस नामक एक अश्वेत संगीतकार की कहानी। एक बार एक शो के बाद एक बुजुर्ग श्वेत व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि वह कू क्लक्स क्लान का सदस्य है। कोई सामान्य व्यक्ति या तो डर जाता या लड़ने लगता। डैरिल हंसा। उसने उस आदमी से पूछा, तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकते हो जब तुम मुझे जानते ही नहीं? उसने उस आदमी को दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके साथ बैठकर बातें की, उसके विचारों को चुनौती दी, लेकिन सम्मानपूर्वक। अंत में वह क्लान का सदस्य क्लान छोड़कर चला गया। डैरिल ने 200 से अधिक श्वेत अधिसंख्यवादियों को अपनी विचारधारा बदलने में मदद की। उसने उन्हें सवाल पूछने का मौका दिया, खुद सोचने का। एडम ग्रांट फिर बात करते हैं हमारे समाज की बढ़ती ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। इसका हल है जटिलता कॉम्प्लेक्सिफाइंग को अपनाना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डिफिकल्ट कन्वर्सेशन ऐप में एक प्रयोग हुआ। गर्भपात जैसे मुद्दे पर अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को एक साथ बैठाया गया। एक समूह को बंदूक नियंत्रण पर एक साधारण लेख दिया गया जिसमें सिर्फ 2 पक्ष थे। दूसरे समूह को एक जटिल लेख दिया गया जिसमें कई दृष्टिकोण थे। जिस समूह ने जटिल लेख पढ़ा, उसके 100% सदस्य गर्भपात पर एक संयुक्त बयान पर सहमत हो गए। दूसरे समूह में यह संख्या 46% थी। जब हम किसी मुद्दे को सिर्फ काला और सफेद न देखकर उसके कई रंग देखते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है। जलवायु परिवर्तन पर बात करते समय हमें जलवायु विश्वासी और जलवायु इनकारकर्ता का लेबल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये बताना चाहिए कि इस मामले में कई तरह की राय हैं: चिंतित, सतर्क, उदासीन, संदेहास्पद, इनकार करने वाला। ये जटिलता हमें एक दूसरे के करीब लाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें पुनर्विचार की जरूरत है। पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक लेक्चर देते हैं और छात्र रट लेते हैं, लेकिन असली सीख एक्टिव लर्निंग से होती है, जहां छात्र खुद समस्याओं को हल करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि लेक्चर से पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में एक्टिव लर्निंग से पढ़ने वाले छात्रों के फेल होने की संभावना 1.55 गुना कम थी। रॉन बर्गर नाम के एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में ग्रैपल मुश्किल समस्या दी। उसने छात्रों को बटरफ्लाई का चित्र बनाने को कहा। पहला ड्राफ्ट बहुत खराब था। फिर छात्रों ने एक दूसरे की आलोचना की, सुझाव दिए। छठे ड्राफ्ट तक वो चित्र इतना सुंदर हो गया कि सब हैरान रह गए। रॉन ने छात्रों को सिखाया कि अपने काम को फिर से देखना, दोबारा लिखना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की निशानी है। काम के माहौल में भी हमें सीखने की संस्कृति, लर्निंग कल्चर बनानी चाहिए। नासा में एक बार एक अंतरिक्ष यात्री लुका परमितानो के हेलमेट में पानी भर गया। उसकी जान खतरे में थी। बाद में पता चला कि 1 हफ्ते पहले भी उसके हेलमेट में थोड़ा पानी आया था, लेकिन सबने सोचा कि यह पानी की बोतल से लीक हुआ है। किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्या यह सच में पानी की बोतल से आया था? यही सवाल पूछने की संस्कृति ने नासा को चैलेंजर और कोलंबिया जैसी दुर्घटनाओं से बचाया होता। एलेन ओचोआ, जो पहली लैटिना अंतरिक्ष यात्री थीं, ने बाद में एक नियम बनाया कि हर लॉन्च से पहले पूछा जाए, तुम्हें कैसे पता कि यह सही है? सीखने की संस्कृति में असफलता कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। गूगल के एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे सफल टीमें वे होती हैं जहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, यानी लोग बिना डर के अपनी राय रख सकते हैं।
अंत में एडम ग्रांट हमें अपने जीवन की योजनाओं के बारे में पुनर्विचार करने की सलाह देते हैं। हम अक्सर अपने करियर प्लान में इस कदर फंस जाते हैं कि हम बदलना नहीं चाहते। लेखक अपने चचेरे भाई रयान की कहानी बताते हैं, जो बचपन से न्यूरोसर्जन बनना चाहता था। उसने मेडिकल स्कूल किया, रेजिडेंसी की, 7 साल लगा दिए। आखिरकार वह न्यूरोसर्जन तो बन गया, लेकिन खुश नहीं था। लंबे घंटे नौकरशाही ने उसे थका दिया। अब वो सोचता है कि उसे एमबीए करना चाहिए था या कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए था। लेखक सलाह देते हैं कि हर 6 महीने में अपने करियर की जांच चेकअप करें। पूछें, मैंने पिछले 6 महीने में क्या सीखा? क्या मैं अब भी उसी दिशा में जाना चाहता हूं जो मैंने 5 साल पहले सोची थी? खुशी का पीछा मत करो, बल्कि उद्देश्य और सीख का पीछा करो। खुशी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपने आसपास की दुनिया को बदलने में व्यस्त होते हैं, न कि अपने कमरे को। पुस्तक के अंत में लेखक खुद एक मिसाल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब वह यह किताब लिख रहे थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि वे मेयोनेज शब्द का गलत उच्चारण करते हैं। वह कहते हैं, मैं शायद इसे बदल दूं या शायद नहीं, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा हूं। यही पुनर्विचार का असली मर्म है, ये स्वीकार करना कि हमें सब कुछ नहीं पता और अपने दिमाग को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना। जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, बोल्ड, परसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन, साहसिक, निरंतर प्रयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो अगली बार जब आप किसी से बहस करें, तो याद रखें, आप एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक हैं, एक डांसर हैं, और डांस में कभी कभी कदम बदलना ही सीख है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।